हेलो बच्चों, कैसे आप? एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम खालिद क्लासेस में। मैं मोहम्मद खालिद। हम लोग पढ़ा रहे हैं कक्षा 8 की गणित। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इकाई 10। इकाई 10 चतुर्भुज की रचनाओं से संबंधित है। इसमें कुछ चतुर्भुज दिए हुए हैं जिनकी हमें पटरी प्रकार और चांदा और सेट स्क्वायर इनकी सहायता से रचना करनी होती है। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस चैप्टर की कि चतुर्भुज होता क्या है, पहले उसको समझते हैं। देखिए, चतुर्भुज होता है एक ऐसी बद्ध आकृति जो चार भुजाओं से निर्मित होती है, अर्थात चार भुजाओं से निर्मित एक बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। ठीक है, अब चार भुजाओं से निर्मित बंद आकृति हम कैसे बना सकते हैं? देखिए, यहाँ पे हमने बनाने की कोशिश की। एक भुजा हमने ये बना दिया, और मान लो एक भुजा हमने ये बना दिया, एक ये बना दिया और एक ये बना दिया। किसी भी तरह का बना सकते हैं। ये मान लिया ए है, ये बी है और ये सी है और ये डी है। तो ये जो बंद आकृति बनी, इसी को हम क्या कहेंगे? इसी को हम चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? चतुर्भुज। चतुर्भुज का मतलब जैसा कि नाम से पता चल रहा है, चतुर्भुज मतलब चार भुजाएं। चार भुजाओं से बनी हुई आकृति चतुर्भुज कहलाएगी। अब देखिए, जब हम लोग प्रश्नों को पढ़ते हैं तो उसमें चतुर्भुज से संबंधित कुछ चीज़ें लिखी होती हैं, कुछ टर्म्स लिखे होते हैं जिनको हमें समझना ज़रूरी होता है। जैसे कि क्या लिखा होता है कि चतुर्भुज में शीर्ष कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो देखिए, चतुर्भुज में शीर्ष का मतलब उसके कोने, जो इसकी नोक निकली हुई होती हैं, इनको सिरे या शीर्ष कह सकते हैं। जैसे ये एक सिरा हो गया, ये सिरा हो गया, ये सिरा हो गया, ये सिरा हो गया, इन्हीं को शीर्ष कहते हैं। तो इस चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं। कितने शीर्ष? चार शीर्ष होते हैं। ध्यान रखिएगा, चार शीर्ष। कौन कौन से चार शीर्ष हैं? ए, बी, सी और डी। ए, बी, सी और डी। अब देखिए, ये जो चतुर्भुज होता है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है चार भुजाएं, तो इसमें चार भुजाएं भी होती हैं। ये सब हम क्या लिख रहे हैं? ये चतुर्भुज की विशेषताएं लिख रहे हैं। ठीक है, चतुर्भुज की विशेषताएं। ठीक है, देखिए, चार शीर्ष हो गए। दूसरी चीज, चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं। एक ये भुजा हो गई, एक ये और एक ये। इसके नाम लिख देते हैं। इसमें चार भुजाएं भी होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? हमने कहा एक भुजा ए बी है, और दूसरी भुजा बी सी है, और तीसरी भुजा सी डी है, और चौथी भुजा डी ए है। ठीक है, देखिए, बोर मत होइएगा, बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन जानना ज़रूरी होता है। अच्छा, फिर उसके बाद इसमें चार कोण भी होते हैं। क्या होते हैं? चार कोण। जैसे कि ये वाला कोण, यहाँ पे देखिए, दो भुजाओं से निर्मित ये वाली दो भुजाएं जब ऐसे झुकी हुई होती हैं तो वे कोण बनाती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। जैसे एक ये कोण हो गया, दूसरा कोण ये हो गया, तीसरा कोण ये हो गया, चौथा कोण ये हो गया। तो यहाँ पर हमको जो है इसके चार कोण लिखने होंगे कि कौन कौन से चार कोण होते हैं। चार कोण देखिए, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अच्छा, अगर जो आप ऐसे ना लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण डी ए बी। ठीक है, एक ऐसे भी लिखा जाता है, कोण ए बी सी, कोण बी सी डी, कोण सी डी ए, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, दोनों तरीके होते हैं इसको लिखने के। हमने साधारण तरीका लिख दिया। देखिए, चार कोण के बाद इस चतुर्भुज में कहा जाता है संलग्न भुजाएं। संलग्न भुजाएं कौन कौन सी होते हैं? संलग्न का मतलब पड़ोस वाली भुजाएं। जैसे ए बी के संलग्न भुजा हो गई बी सी। ठीक है, तो संलग्न भुजाएं कौन कौन सी होंगी देख लेते हैं हम लोग। संलग्न भुजाएं, संलग्न भुजाएं ए बी और बी सी, ये संलग्न भुजाएं हो गई एक। ठीक है, और इसके बाद बी सी के संलग्न भुजाएं हम ए बी भी कह सकते हैं, और बी सी के संलग्न भुजाएं डी सी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं बी सी और डी सी, बी सी कामा डी सी, और डी सी के संलग्न भुजा हम लिख सकते हैं डी ए, तो डी सी कामा डी ए, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये संलग्न भुजाएं हैं। और डी ए के संलग्न भुजा ए बी भी है, तो डी ए कामा ए बी, ये संलग्न भुजाएं हो गई। ठीक है, उसके बाद देखिए, एक खास चीज़,
वो क्या होती है, चतुर्भुज का विकर्ण। समझिएगा, विकर्ण का मतलब एक कोने से दूसरे कोने तक की खींची जाने वाली लाइन, ये वाली लाइन, इसको कहते हैं चतुर्भुज का विकर्ण। तो इसमें चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? चतुर्भुज में हम देखिए एक कोने से दूसरे कोने तक एक लाइन खींच दिया, इस कोने से इस कोने तक भी आप एक लाइन खींच सकते हैं, तो इस लाइन को हम चतुर्भुज का विकर्ण कहते हैं। हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 विकर्ण बना सकते हैं, ये बना दिया, ये बना दिया। तो चतुर्भुज के विकर्ण कितने होते हैं? 2 विकर्ण होते हैं। 5वीं चीज़ 2 विकर्ण। चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। कौन कौन से 2 विकर्ण होते हैं? जैसे जो ये वाला चतुर्भुज दिया होगा तो इसको AC को एक विकर्ण कहेंगे, AC एक विकर्ण हो गया। दूसरा विकर्ण हो गया BD या DB, कुछ भी लिख सकते हैं, BD या DB हमने लिख दिया। तो ये 2 विकर्ण होते हैं। इसके बाद सम्मुख कोण, इसके बाद सम्मुख कोण। सम्मुख कोण क्या होते हैं? आमने सामने के कोण। जैसे कोण A का सम्मुख कोण कोण C कहलाता है। ठीक है, हम लिखेंगे कौन सा कोण? सम्मुख कोण। छठी चीज सम्मुख कोण। तो कोण A का सम्मुख कोण कौन सा है? जरा देखिए, कोण A का सम्मुख कोण कोण C हुआ, इसको हम लिख सकते हैं कोण C। ठीक है, और उसके बाद कोण D का जो सम्मुख कोण है वो कोण B है। कोण D कामा कोण B, ये सम्मुख कोण है। कोण B का D भी होगा और A का C है तो C का A होगा। जैसे हमारे सामने कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसके सामने हम भी तो खड़े हैं, अगर हमारे सम्मुख वो है तो उसके सम्मुख हम हैं, तो एक ही बात हुई। तो ये बात हुई सम्मुख कोण की। सम्मुख कोण के बाद सम्मुख भुजाएं। कौन कौन सी भुजाएं? कैसी भुजाएं? सम्मुख भुजाएं। हमने बात की किसकी? सम्मुख भुजाएं। सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं जरा समझिएगा। सम्मुख भुजा का मतलब सामने वाली भुजा। जैसे मान लेते हैं ये AB भुजा है, AB के सम्मुख भुजा कौन सी हो गई? CD। तो AB कामा CD ये एक दूसरे के सम्मुख भुजाएं हो गई, AB और CD। इसी तरह से BC के सम्मुख भुजा कौन सी हो गई? AD। BC के सम्मुख भुजा AD। तो इस प्रकार से इस चतुर्भुज में कुछ चीज़ें आती हैं जो प्रश्नों में लिखी होती हैं, तो हमारी समझ में नहीं आता है कि हम क्या चीज़ इसमें लिखें। ठीक है, तो ये जो है इसके टर्म्स हैं, कुछ खास चीज़ें हैं, तो चतुर्भुज के बारे में इनको जानना जरूरी है। आइए अब हम लोग जानेंगे कुछ विशेष प्रकार के चतुर्भुज के बारे में। तो कितने प्रकार के चतुर्भुज होते हैं उनके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं एक एक करके। इसके बाद हम लोग समझते हैं चतुर्भुज के प्रकार। ये जो चतुर्भुज होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग इसकी आकृतियां होती हैं। अलग अलग आकृतियों के आधार पर चतुर्भुज को कई तरह के नाम दिए गए हैं, अलग अलग नाम दिए गए हैं। आइए समझते हैं कि वो कौन कौन से चतुर्भुज हैं। कुछ खास चतुर्भुज के बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग समलंब की। पहला मान लिया हमने एक होता है जिसको हम कहते हैं हम लोग समलंब। समलंब को अंग्रेजी में ट्रेपेजियम कहते हैं, TRAPEZIUM, ट्रेपेजियम भी कहते हैं। देखिए थोड़ा सा बच्चों अंग्रेजी भी जानने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आपको आगे जो पढ़ाई करनी है वो सब अंग्रेजी में करनी है, इसलिए कुछ नाम आप जरूर अंग्रेजी में इसको याद करिए। ठीक है, देखिए समलंब क्या चीज़ होती है। समलंब का मतलब होता है एक ऐसा चतुर्भुज, समझिएगा बात को ध्यान से, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की 2 भुजाएं समांतर हों। कैसे? जैसे ये वाली एक भुजा हमने बनाई, ठीक है, एक लाइन बनाई, और इसी तरीके से एक और लाइन बना दे, तो ये एक दूसरे के समांतर हैं। ये दोनों लाइन एक दूसरे के समांतर हैं। बाकी 2 लाइनों का समांतर होना ज़रूरी नहीं है, अर्थात 2 भुजाओं का बाकी जो शेष भुजाएं बची ना बराबर होना जरूरी है ना समांतर होना जरूरी है, तो ऐसे भी हम बना सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो ABCD ये चतुर्भुज बना, इसको हम कहते हैं समलंब। तो समलंब की विशेषता क्या हुई? एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की 2 भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, इसको हम समलंब कहते हैं। ठीक है, या ट्रेपेजियम कहते हैं। बाकी 2 भुजाओं का समांतर होना आवश्यक नहीं है। ठीक, तो ये हो गई बात समलंब की। इसके बाद एक दूसरे प्रकार का होता है चतुर्भुज जिसको हम कहते हैं समांतर चतुर्भुज। आइए देखते हैं। नंबर 2 आकृति, इसको कहते हैं हम लोग समांतर चतुर्भुज। देखिए बहुत आराम से धीरे धीरे इसको समझिएगा, ये समझना बहुत ज़रूरी है।
समांतर चतुर्भुज ये क्या होता है, इसको अंग्रेजी में हम पैरेललोग्राम कहते हैं, PARALLOGRAM, पैरेललोग्राम। ठीक है, समांतर चतुर्भुज। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चतुर्भुज है, ये क्या होता है समझिएगा। देखिए इसमें ये एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सब भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, मतलब आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो एक दूसरे के समांतर होना आवश्यक है। देखिए ये और ये भुजा एक दूसरे के समांतर होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त जो बाकी भुजाएं बची, जैसे ये भुजा, तो ये भी अपने सामने वाली भुजा के समांतर और बराबर होना आवश्यक है, समझिएगा। ये भुजा जैसी है सेम वैसी ही ऐसी होनी चाहिए। देखिए देखने में लग रहा है ठीक है, सही लग रहा है। देखिए इसकी एक खास बात क्या है, हमने कहा ABCD ये एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें खास बात क्या होती है, खास बात ये होती है कि AD भुजा BC के समांतर होती है और बराबर भी होती है। किसके? AD किसके समांतर? BC के, और AD भुजा बराबर होगी BC के। ठीक है, ये भुजा समांतर भी होगी बराबर भी होगी। और इसके अतिरिक्त ये जो भुजा AB है ये वाली, ये DC के बराबर भी होगी और समांतर भी होगी। हम लिखेंगे AB समांतर किसके? CD के, और AB जो बराबर होगी वो DC या CD के बराबर भी होगी। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, वो महत्वपूर्ण बात क्या है समझिएगा। ये जो कोण A होता है ये कोण C के बराबर होना चाहिए, मतलब सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होने चाहिए। हम लिखेंगे कोण A बराबर किसके होना चाहिए? कोण C के होना चाहिए, या होता ही है, समांतर चतुर्भुज में होता ही है, ये याद रखिएगा। अच्छा, ये जो कोण B होता है समझिएगा, ये कोण D के बराबर होगा। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण B बराबर किसके होगा? कोण D के बराबर होगा, मतलब सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। कोण A और कोण C भी आपस में बराबर होंगे, कोण B बराबर कोण D के होगा। ठीक है, और एक खास बात जो आपने समांतर रेखाओं से संबंधित पढ़ी है, पहले दो रेखाएं समांतर होती हैं एक दूसरे के, और इस तरह से एक तिर्यक रेखा अगर जो उनको काटती है तो इनका और इनका योग 180 अंश होगा। मतलब कोण A और कोण B दोनों का जोड़ कितना होगा? 180 अंश। कोण A प्लस कोण B बराबर 180 अंश होगा। तो इसका मतलब कोण D और कोण C इसका भी योग 180 अंश होगा। ठीक है, अच्छा, तो अगर जो चारों कोणों को आपस में जोड़ दिया जाए तो कितना होगा? तो 360 अंश होगा। तो आप सब पहले से भी जानते हैं कि कोई चतुर्भुज होता है तो उसके सभी कोणों का योग 360 अंश होता है। ठीक है, चलिए यह खास बात किसके बारे में? समांतर चतुर्भुज के बारे में। समांतर चतुर्भुज में भी दो विकर्ण ऐसे ऐसे बनेंगे। ठीक है, दो विकर्ण इस तरह से बनते हैं, और वे दोनों विकर्ण एक दूसरे के बराबर होना आवश्यक नहीं है, बराबर इसमें नहीं होते हैं, क्योंकि देखिए ये विकर्ण छोटा होगा, ये विकर्ण बड़ा बनेगा। तो ये तो बात हो गई किसके बारे में? समांतर चतुर्भुज के बारे में। उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद एक और आकृति देखते हैं, वो क्या है? देखिए वो समांतर चतुर्भुज का ही छोटा भाई है, जिसको हम कहते हैं समचतुर्भुज। क्या कहेंगे? समचतुर्भुज। देखिए समचतुर्भुज, इसको अंग्रेजी में रोम्बस कहते हैं, RHOMBUS, रोम्बस। ठीक है, ये जो रोम्बस होता है ये क्या होता है समझिएगा। इसका नाम है समचतुर्भुज, अर्थात ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर हों। देखिए हम इसको ऐसा बनाएंगे कि इसकी चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर पड़ें, इस तरह से। देखिए हम फेर नहीं बना रहे हैं, रफ बना रहे हैं, क्योंकि बोर्ड के ऊपर फेर नहीं बना मिलेगा। ठीक है, लेकिन आप समझ रहे हैं, अगर जो ये हमने बनाया ABCD, ठीक है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर हों तो उसको हम क्या कहेंगे? समचतुर्भुज। ठीक है, बन गया। इसमें AB, इसमें खास बात क्या होगी? AB भुजा किसके बराबर होगी? BC के बराबर होगी, और BC किसके? CD के बराबर, और CD किसके बराबर? DA के बराबर, अर्थात चारों एक दूसरे के बराबर। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर की सभी होंगी। ठीक है,
अब देखिए दूसरी खास चीज़ क्या, क्योंकि ये बिल्कुल समांतर चतुर्भुज के जैसा ही है, अर्थात एक तरह का समांतर चतुर्भुज ही है, लेकिन इसमें सिर्फ खास बात यह है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की केवल भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, और कोई इसमें खास बात नहीं। इसमें भी कोण ए कोण सी के बराबर होगा, कोण बी कोण डी के बराबर होगा, अर्थात सब कोण आपस में बराबर होते हैं। लेकिन एक बहुत ही स्पेशल बात, उसको जरा देखिएगा, इसमें ये जो विकर्ण होते हैं, ये हमने बनाया विकर्ण AC और ये विकर्ण BC। जाहिर सी बात है कि विकर्ण एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, ये विकर्ण बड़ा है और ये विकर्ण छोटा है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को जहाँ पे काटते हैं वहाँ पे ये 90 अंश का कोण बनता है। ये बहुत खास बात है, इसकी याद रखिएगा। हम क्या याद रखें, ये कंपटीशन में भी बहुत पूछा जाता है और एग्जाम में भी आता है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को कितने अंश के कोण पर काटते हैं, तो एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर काटते हैं, अर्थात एक दूसरे के लंबवत होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और, जब यहाँ पर ये मध्य बिंदु होगा, आधा विकर्ण इधर का आधा विकर्ण इधर का बराबर ही होगा, अर्थात एक दूसरे को विकर्ण समद्विभाजित भी करेंगे, ये भी एक खास बात है। तो देखिए, हम आपको ज़्यादा बताए दे रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि बहुत सारी बातें इतनी कैसे याद रखेंगे, तो जब आप आकृति बनाएंगे तब आपको अपने आप याद आ जाएगा, इसमें बहुत विशेष प्रयास करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको बस ऐसे ही लाइटली हल्के से इसको समझते रहिए। तो ये समचतुर्भुज के बारे में कुछ खास चीज़ें हो गई। अच्छा, समचतुर्भुज के बाद अगली आकृति हम लेते हैं जिसको कहते हैं आयत। आयत से बहुत अच्छी तरीके से आप परिचित होंगे पहले से। आयत को अंग्रेजी में कहते हैं रेक्टेंगल, RECTANGLE, रेक्टेंगल। देखिए आयत क्या चीज़ होती है समझिएगा। देखिए आयत भी एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर भी हों और समांतर भी हों, लेकिन खास बात ये कि हर एक कोण 90 अंश का होना चाहिए, ये वाला। अब देखिए, एक प्रकार से देखा जाए तो ये समांतर चतुर्भुज की परिभाषा में फिट बैठ रहा है। तो आयत एक तरह का समांतर चतुर्भुज होता है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज हम उसको कहते हैं जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। तो हर एक समांतर चतुर्भुज आयत नहीं होता। कुछ ऐसे समांतर चतुर्भुज होते हैं जिनका एक कोण 90 अंश का हो, अर्थात प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, तो उसको हम जो है आयत कह देते हैं। तो आयत एक तरह का समांतर चतुर्भुज ही होता है, लेकिन उसमें खास बात ये होती है कि उसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, ठीक है। हमने कहा कि ये ABCD ये एक आयत है, ठीक है। आयत में प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 अंश का होता है, और आमने सामने की भुजाएं भी एक दूसरे के समांतर और बराबर होती हैं। तो हमने कहा AD भुजा किसके बराबर होगी, BC के बराबर होगी, ठीक है। और AB भुजा किसके बराबर होगी, DC के बराबर होगी। और सारे कोण कितने होंगे, कोण A, कोण B, कोण C और कोण D, ये सब कितने होंगे, प्रत्येक 90 अंश का कोण होगा। अब बात करते हैं, एक और बहुत खास बात करते हैं। वो क्या खास बात है, इसके जो विकर्ण, ये हमने मिला दिया एक विकर्ण, ये हमने मिला दिया विकर्ण। अब आप खुद सोचिए, देखिए इसको, क्या दोनों विकर्ण एक दूसरे के बराबर हैं? तो हाँ, वाकई ये दोनों विकर्ण एक दूसरे के बराबर हैं। हम कहेंगे कि इसके जो दो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। हमने कहा विकर्ण AC बराबर होगा विकर्ण BD के। ये दोनों विकर्ण एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो इतनी खास बातें या इतनी विशेषताएं होती हैं किसकी, आयत की होती हैं, ठीक है। तो दोनों विकर्ण आपस में एक दूसरे के बराबर भी होते हैं। ये बात हो गई किसकी, आयत की। आयत के बाद हम लोग अगली आकृति लेते हैं, उसको हम लोग कहते हैं वर्ग, ठीक है। तो 5वां नंबर किसका है, वर्ग। वर्ग को अंग्रेजी में कहेंगे स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर। देखिए स्क्वायर कैसी आकृति होती है, स्क्वायर भी एक तरह का आयत जैसी ही आकृति होती है, सिर्फ सारी भुजाएं बस बराबर की होनी चाहिए। देखिए हमसे बढ़िया नहीं बन रहा है, आप लोग अच्छा सा बनाने की कोशिश करिएगा कॉपी पे, ऐसे, ठीक है। देखो चलिए कुछ ठीक ठाक बन गया, समझ में आ रहा होगा। A, B, C और D, ठीक है।
तो ये बन गया एक वर्ग। वर्ग में क्या खास बात होती है, वर्ग की सारी भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं, चारों भुजाएं एकदम बराबर होती हैं। पहली चीज तो हमने लिखा ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं, एक खास बात ये है। दूसरी खास बात ये होती है कि हर एक कोण 90 अंश का इसमें भी होता है। हर एक कोण कितना होता है, 90 अंश का। तो हमने लिखा कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी, हर एक कोण कितना होता है, 90 अंश का, यह समकोण होता है, एक खास बात। अच्छा एक और चीज, ये आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समांतर भी होती हैं, ठीक है, ये भी खास बात। अब एक और खास बात विकर्णों की, ये वाला विकर्ण और ये वाला विकर्ण, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को जो है कितने अंश पे काटेंगे, जरा दिमाग लगाइए। अभी हम लोगों ने पढ़ा था समचतुर्भुज, एक तरह से देखिए ये भी तो एक समचतुर्भुज है, लेकिन इसका हर एक कोण 90 अंश का है। तो समचतुर्भुज की विशेषता ये थी कि वे उसके विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर काटते थे, अर्थात ये वाला कोण 90 अंश का था, ठीक है। लेकिन उसमें खास बात यह थी कि विकर्ण बराबर नहीं थे, इसमें विकर्ण बराबर भी हैं और एक दूसरे को समकोण पर काटते भी हैं। तो हम लिखेंगे कि इन दोनों के विकर्ण एक दूसरे के बराबर हैं, अर्थात AC बराबर किसके, BC के, ठीक है। तो इसके खास बात क्या हुई, वर्ग की खास बात कि इसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटेंगे और एक दूसरे के बराबर भी होते हैं, अर्थात ये जो केंद्र O होगा ये मध्य बिंदु होगा और ये जो आधे आधे भाग होंगे ये सब एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वर्ग भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। वर्ग के बाद हम बात करेंगे अगले चतुर्भुज की, जिसको हम कहते हैं उत्तल चतुर्भुज। उत्तल चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, उत्तल का मतलब होता है उभरा हुआ। उत्तल का मतलब क्या, उभरा हुआ, छठी आकृति उत्तल चतुर्भुज। देखिए उत्तल को कहते हैं अंग्रेजी में कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। चतुर्भुज को कहते हैं क्वाड्रिलेटरल, QUADRILATERAL, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। उत्तल चतुर्भुज, कॉन्वेक्स, क्वाड्रिलेटरल। उत्तल का मतलब होता है उभरा हुआ, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके कोने उभरे हुए हों, ऐसा या जैसा भी अभी हम लोगों ने जितने भी पढ़े हैं, इससे पहले जो 5-6 पढ़े हैं वो सब जो है उत्तल चतुर्भुज थे, जैसे ABCD। तो इसकी खास बात क्या, इसकी खास बात ये है कि ये जो कोण होते हैं, ये कोण होते हैं, ये कोण होते हैं, ये कोण, 4 कोण होंगे, चारों में से कोई भी कोण 180 अंश से बड़ा ना हो और 180 अंश के बराबर भी ना हो। तो कितना हो, 180 अंश से छोटा हो, ठीक है। तो इसमें प्रत्येक कोण 180 अंश से छोटा होगा। कोण A ये भी 180 अंश से छोटा होगा, लेस देन 180 अंश। कोण B ये भी 180 अंश से छोटा होना चाहिए। कोण C ये भी 180 अंश से छोटा होना चाहिए। कोण D ये भी 180 अंश से छोटा होना चाहिए। ये खास बात इसमें होती है उत्तल चतुर्भुज में, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कोई भी ऐसा चतुर्भुज जिसका कोई भी कोण 180 अंश के बराबर या उससे बड़ा ना हो, उसको हम क्या कहेंगे, उत्तल चतुर्भुज कहेंगे। अर्थात एक ऐसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण, जिसका हर एक कोण 180 अंश से छोटा हो, उसको हम क्या कहेंगे, उत्तल चतुर्भुज कहेंगे, ठीक है। उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर उसके बाद आइए हम लोग बात करते हैं एक और चतुर्भुज की, आखिरी चतुर्भुज की, जिसको हम कहते हैं अवतल चतुर्भुज। अवतल चतुर्भुज, ठीक है। देखिए अवतल का मतलब होता है धसा हुआ हिस्सा, गड्ढे नुमा हिस्सा, तो उसको हम कहते हैं अवतल। चतुर्भुज को अवतल का मतलब हमने आपको बताया। अवतल को अंग्रेजी में कहेंगे कॉनकेव, CONCAVE, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, LATERAL, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब देखिए इसको हम अंग्रेजी में कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ये क्या होता है देखिएगा, अवतल का मतलब धसा हुआ। अब देखिए हमने बड़ी चालाकी से एक चतुर्भुज ऐसा बनाया, ये बनाया, ये बनाया, उसके बाद हमने ऐसे बना दिया और ऐसे बना दिया।
अब देखो इसको चतुर्भुज कहेंगे कि नहीं, ये तो रॉकेट जैसा देखने में लग रहा है, तो ये जो है ये भैया ये भी चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है। क्यों चतुर्भुज है? क्योंकि इसमें 4 भुजाएं हैं, एक ए बी है, बी सी है, सी डी है और डी है। बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन हम लोगों की आदत पड़ी हुई है वैसा देखने की, जो इधर से बंद होता है ऐसा। लेकिन यहाँ पर देखिए ये कोण 180 अंश से छोटा है, ये भी कोण 180 अंश से छोटा है, ये भी 180 अंश से छोटा है, लेकिन ये वाला कोण देखा जाए तो ये 180 अंश से बड़ा हो गया, मतलब एक सीधी लाइन से बड़ा कोण हो गया। तो अगर जो जिसका कोई भी एक कोण 180 अंश से बड़ा अगर जो होता है तो ऐसे चतुर्भुज को हम अवतल चतुर्भुज कहेंगे। देखते ही पहचान जाएंगे कि ये गड्ढा जैसा बना है, यहाँ पर ये जो गड्ढा जैसा बना है इसी को हम क्या कहते हैं? अवतल कहते हैं, भाग कहते हैं। ठीक है, तो अवतल नुमा भाग जिस चतुर्भुज में मिलता है उसी को हम अवतल चतुर्भुज कहेंगे। तो इसकी विशेषता क्या हुई? इसकी विशेषता ये हुई कि ऐसा कोण पाया जाता है जो 180 अंश से बड़ा होता है। ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे? अवतल चतुर्भुज कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज 7 चतुर्भुज के बारे में समझा, 7 प्रकार के चतुर्भुज के बारे में समझा, उनकी विशेषताओं को समझा। ठीक है, अब हमको इस एक्सरसाइज को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब हम लोग किताब में दिए हुए प्रश्नों को अच्छे से देखेंगे। ठीक, इस प्रकार हम लोगों ने चतुर्भुज की विशेषताओं के बारे में समझा, चतुर्भुज के प्रकार के बारे में समझा। ठीक है, तो चतुर्भुज बहुत से प्रकार के होते हैं हम लोगों ने पढ़ा और उसकी विशेषताओं को भी समझा। ठीक है, अब देखिए आपको करना क्या है, देखिए किताब में इसका एक संक्षिप्त परिचय दिया हुआ है, वो आपको देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और उसमें कुछ खाली जगह भरनी होती है। किताब में दिया हुआ उसमें कुछ खाली जगह भरनी है, तो उस खाली जगह को भी हमने रेड पेन से भर दिया है, आप उसको देख सकते हैं। जब आप चतुर्भुज के बारे में थोड़ा सा भूलने लगे तो आप किताब से इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा, इस पन्ने को पढ़ लेंगे तो आपके लेवल की बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, तो इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास 10A, लेकिन समय काफ़ी हो गया है और वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, तो हम आपको अभ्यास 10A अगले वीडियो में उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, बहुत जल्दी आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। हमारे वीडियोज़ को देखने के लिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।